नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम देखेंगे दिन भर की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे अपने उन संवाददाताओं से जिन्होंने रखी है इन खबरों पर अपनी पैनी नजर, तो उनसे इन खबरों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैबिनेट के 3 बड़े फैसलों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन भारत में होगा। इसमें ग्लासगो में COP26 के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो भारत द्वारा महत्वाकांक्षी कदम उठाने की जो घोषणा की थी और अपने भारत को 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा था, पंच अमृत की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर कही। वही 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से क्लाइमेट क्षेत्र में क्वांटम जंप देने के लिए उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के बारे में खुलकर चर्चा भी की और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तिरंगे को साक्षी मानकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी और इसी को ही आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये बड़ा फैसला, पहला फैसला जो कि कैबिनेट की बैठक में लिया गया और एक और दूसरे बड़े फैसले के तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए 2,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ये इस बाइंड स्कीम के लिए 2021-22 से 2026 तक के लिए 2,539 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 2,539.61 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। HD, UHD इस तरह का उस सब में प्रावधान होंगे। पुराने ट्रांसमीटर्स जहां पर रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है उसको ट्रांसमीटर्स को बदलने का काम किया जाएगा। नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे। जो 66% आज के समय FM के माध्यम से कवरेज है वो बढ़कर 80% से ज्यादा हो जाएगी देश भर में, ये भी इसमें से काम मिलेगा। LW एरियाज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर एरियाज हैं। सबसे बड़ा काम इन क्षेत्रों में FM के ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन या नए लगाने का काम किया जाएगा। एक अन्य यानी कि तीसरे बड़े फैसले के तहत कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में 2,615 करोड़ रुपए की लागत से सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी। 382 मेगावाट क्षमता वाले इस प्रोजेक्ट को सतलज नदी पर बनाया जाएगा। 382 मेगावाट के सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है। सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2,614 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत जिसके ऊपर आएगी उसको मंजूरी मिली है। ये सतलुज नदी पर बनेगा। जिला शिमला और मंडी ये 2 जिलों में स्थापित होगा। इसकी क्षमता जो है 382 मेगावाट की है और इस प्रोजेक्ट का निर्माण जो है वो SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा और इसको 5 वर्ष 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इन अहम फैसलों पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं राजेश राज, हमारे संवाददाता जिन्होंने वहां पर कैबिनेट की फैसलों पर नजर रखी थी। राजेश, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े फैसले की। जिस तरह से पहले से ही ये बात थी कि स्वच्छ ईंधन के तहत और स्वच्छ ऊर्जा जिस तरह से केंद्र सरकार की प्राथमिकता है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। आज के इस फैसले को बहुत बड़ा फैसला कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से भारत इसमें
निवेश कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में, ये भारत की तस्वीर बदल देगा, खासतौर पर ऊर्जा क्षेत्र में। बिल्कुल सही कहा लालचंद्र आपने कि यह ऊर्जा क्षेत्र में हिंदुस्तान की तस्वीर जो है उसको ज़रूर बदलेगा। और हम तमाम लोग जानते हैं कि दुनिया भर के मुल्क जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और जिस तरीके से पॉल्यूशन का खतरा पूरे दुनिया भर के मुल्कों को झेलना पड़ रहा है, ऐसे में यह जो कैबिनेट का यह जो आज का जो फैसला है यह कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जो बताया कि यह जो ग्रीन हाउस की जो परिकल्पना की गई है, जिस तरीके से भारत सरकार ने इसे मान्यता प्रदान की है, इसको मंजूरी दी है, यह कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन से हिंदुस्तान जो है वो लड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं यह एक कड़ी का काम करेगा। और आने वाले दिनों में इसका इफेक्ट जो है वह देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर भारत सरकार का यह फैसला जो है यह एक सराहनीय पहल है। और इसमें कहीं ना कहीं 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जो है वो होने की संभावना है। 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन भी होगा लालचंद। और कुल मिलाकर अगर देखें तो 1 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में भी कमी आएगी। बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं जी, बहुत बड़ा फैसला। दूसरे बड़े फैसले की बात करते हैं, दूसरे बड़े फैसले की, और वो बिल्कुल दूरदर्शन आकाशवाणी से जुड़ा हुआ फैसला है कि जिस तरह से इनके आधुनिकीकरण के लिए 2,500 करोड़ रुपए सरकार ने योजना को मंजूरी दी है। क्या प्लान है, किस तरह से, कौन कौन सी आधुनिकीकरण के बाद कौन सी चीजें हमारे दर्शकों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर नई चीजें दिखाई पड़ेंगी, क्या क्या प्लान है? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पष्ट तौर पर कहा, प्राइवेट चैनल्स के जो वहाँ पर प्रतिनिधि थे उनकी तरफ इशारा करते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर इसमें क्या कुछ खास होगा, उन्होंने कहा कि जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं हो पाती, यानी जो खबरिया चैनल्स जहाँ तक नहीं पहुँच पाते वहाँ तक दूरदर्शन और आकाशवाणी की रीच है। और बड़े फख्र के साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि समय समय पर हम दूरदर्शन और आकाशवाणी को आधुनिक बनाने के प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अभी जो तत्काल जो फैसला हुआ है कैबिनेट का, इस फैसले से अत्याधुनिक तरीके के स्टूडियो का निर्माण किया जाएगा। फ्री जो DTH सर्विस है वह भी बहुत सारे इलाकों में प्रोवाइड कराया जाएगा। वैसे इलाकों में जो कहीं ना कहीं उग्रवाद प्रभावित इलाके हैं या फिर बहुत ही सीमावर्ती इलाके हैं, रिमोट इलाके हैं, वहाँ पर इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो लोगों को देने की कोशिश की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने जो ये फैसला किया है, यह फैसला आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसकी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चलते बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चलते एक और फैसले का जिक्र कर लेते हैं। तीसरा बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना को लेकर के है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हम जानते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में ये भी बहुत बड़ा कदम होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसमें इस फैसले के तहत कब तक का लक्ष्य रखा गया है और किस तरह से इस फैसले से बिजली जो है वो बिजली क्षेत्र में सुधार आएगा? राजेश, देखिए, जो 382 मेगावाट क्षमता वाले इस प्रोजेक्ट को सतलुज नदी पर बनाने की सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। और इससे भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस योजना का जो कार्यान्वयन किया जाएगा, इस दौरान कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन भी होगा। भारत सरकार इस बात का हर हाल में ख्याल रख रही है कि जो तमाम प्रोजेक्ट्स जिनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले दिनों में कैबिनेट के फैसले के बाद किया जाता है, इस दौरान कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जो कॉमन पीपुल हैं, उनको इसमें सहभागी बनाया जाए और उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 4,000 से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना है। और बजटीय सहायता के रूप में 13.80 करोड़ रुपए जो हैं वो भारत सरकार ने आवंटित किए हैं। तो यह हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के लिए कहीं ना कहीं, जहां पर हम कह सकते हैं कि पर्वत और पठार की जो परिकल्पना है, जो पहाड़ का स्ट्रक्चर वहां पर है, वहां पर ऐसे परियोजना जो है निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए रामबाण साबित होंगे। और भारत सरकार संकल्पित है कि ऐसे परियोजनाओं के जरिए वो आम लोगों की सेवा करें। शुक्रिया राजेश, तीनों फैसलों पर जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेश राज जुड़े हुए थे कैबिनेट के बड़े फैसलों पर बात करने के लिए। और एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी आया है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है।
बुधवार को यानी कि आज ही ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को 3 महीने देरी से चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया था और इसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। जुड़ रहे हैं विकास सारथी, हमारे संवाददाता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की खबरों पर रखी है नजर और इस फैसले पर भी उन्होंने अपनी नजर रखी है। विकास, उत्तर प्रदेश सरकार ने खास तौर पर इस बात की मांग की थी कि उसको 3 महीने का समय मिले ताकि जो ओबीसी आरक्षण है उसको निकाय चुनाव में शामिल कर पाए वो। इस बीच में वहां पर आयोग का भी गठन कर दिया गया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये लगभग वही फैसला है जो यूपी की सरकार मांग कर रही थी। लालचंद, इसमें बड़ी राहत मिली है उत्तर प्रदेश सरकार को, और जैसा मुख्यमंत्री ने खुद भी कहा था पहले ही कि वो वहाँ आरक्षण के साथ ही चुनाव कराना चाहते हैं, ओबीसी आरक्षण लागू हो ये सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए सरकार को अगर सुप्रीम कोर्ट आना पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देते हुए यूपी सरकार को ये कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के उस हिस्से पर रोक रहेगी जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि जनवरी में ही चुनाव होना चाहिए और बिना आरक्षण के चुनाव कराया जाए। उस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसको पर रोक लगा दी है और ये कहा है कि जो ट्रिपल टेस्ट की हम लोग बात करते हैं वो ट्रिपल टेस्ट के लिए टाइम मिल गया है यूपी सरकार को। जैसा आपने अभी बताया कि आयोग गठन का फैसला सरकार पहले ही कर चुकी है। अब पिछड़ापन को लेकर के आंकड़े जुटाने हैं और पिछड़ापन कितने प्रतिशत लोगों को ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए इसको लेकर के जो डेटा की मांग होती है वो आयोग तैयार करेगा। और इसके अलावा जो बात है वो ये कि जो ट्रिपल टेस्ट में 3 बातें होती हैं। एक, आयोग होना चाहिए, आयोग के पास आंकड़े होने चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अनारक्षित सीटों की संख्या 50% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी रिजर्वेशन जो होगा ओबीसी को वो इस स्थिति इस तरीके से दिया जाएगा कि कुल आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो 50% की सीलिंग को क्रॉस ना करे। तो ये ट्रिपल टेस्ट के लिए यूपी सरकार को समय मिल गया है और इसीलिए एक बड़ी राहत की बात है यूपी सरकार के लिए। विकास, इस पूरे मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार तो एक पक्ष थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी था, क्या इसमें कोई और भी पक्ष था? हाँ बिल्कुल, इसमें पक्षकार वो हैं एक जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए थे जिन्होंने याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में और मांग की थी कि जल्द से जल्द ये लोकल म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन है उनको कराया जाए। और इसमें उन्होंने ये दावा किया था कि सरकार के पास ओबीसी पिछड़ेपन से जुड़े आंकड़े नहीं हैं, इसीलिए जो राज्य सरकार ऐलान कर रही है कि वो ओबीसी रिजर्वेशन के साथ चुनाव कराएगी वो सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का में जो व्यवस्था दी गई थी उसका सीधे सीधे विरोध है, उसके खिलाफ है। इसीलिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पर कुछ ज़्यादा कड़ाई दिखाई और ये कहा कि तुरंत चुनाव कराए जाएं और किसी भी तरह से समय देने से इनकार कर दिया था राज्य सरकार को। तो वो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दूर की है और ट्रिपल टेस्ट के लिए यूपी सरकार को समय मिल गया है और अब वो आंकड़ों के साथ जब सामने आएंगे तो वो पिछड़े ओबीसी को जो आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण है उसके साथ चुनाव करा सकेंगे। 31 मार्च तक कमीशन को अपनी का जो पूरा प्रोसेस है उसको वो पूरा करना है। ठीक है, इस मामले में जो राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो भी अपनी बात कोर्ट में रखना चाहती थी, क्या उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई पेश हुए थे? देखिए, उसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेन यहाँ पर अगर मुख्य तौर पर हम बात करें तो वो यूपी सरकार को अपना मत रखना था कि वो क्या चाहते हैं, उनको उनकी क्या मांग है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किन प्रावधानों के आधार पर, किन पॉइंट्स के बेसिस पर ये फैसला सुनाया था, इन तक बहस सीमित थी। इसीलिए किसी भी अलग पार्टी को, यानी जो मुख्य याचिकाकर्ता थे इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो और राज्य सरकार, उसके अलावा किसी के बहस की यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कारण भी नहीं था और गुंजाइश भी नहीं थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी बहस थी, जिसमें सॉलिसिटर जनरल खुद पेश हुए थे, तुषार मेहता ने यूपी सरकार का रुख सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, उसके आधार पर यह फैसला सुनाया। अच्छा, एक सवाल जो मुझे लगता है कि कई दर्शकों के मन में ज़रूर होगा वो ये कि चाहे बीएमसी का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के निकाय का चुनाव हो या कहीं कुछ और भी दूसरे राज्यों के निकाय चुनाव हो, उसमें प्रायः हम ये देखते हैं कि ये आरक्षण से जुड़ा हुआ मसला सुप्रीम कोर्ट तक के सामने जाता है। जब पहले से आरक्षण कई जगहों पर लागू है तो ये निकाय चुनावों को लेकर खासतौर पर इस तरह का पेंच क्यों फंसता है? विकास,
बिल्कुल, देखिए इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला है महाराष्ट्र के संदर्भ में, इसीलिए हमेशा ये बात तरह तरह से अलग अलग हाई कोर्ट में जाती है। जब महाराष्ट्र का मामला आया था तब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि एक ऑटोमेटिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए रिजर्वेशन को लेकर के कि आप दे रहे हैं तो दिए चले जा रहे हैं, आपके पास बाकायदा इसके बैकअप के लिए, इसके समर्थन में आपके पास आंकड़े होने चाहिए। तो अक्सर ये देखा गया है अलग अलग राज्यों में कि वो एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई होती है, क्योंकि उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंसस होना चाहिए आपके पास, प्रॉपर सर्वेक्षण होना चाहिए, वो अक्सर कई राज्यों में उपलब्ध नहीं रहते हैं आंकड़े, और इसी आधार पर बार बार ये कहा जाता है कि राज्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना कर रहा है ट्रिपल टेस्ट को लागू किए बिना, जिसमें कि आयोग का होना, आयोग द्वारा आंकड़ों का इकट्ठा करना, उनकी समीक्षा करना और ये सुनिश्चित करना कि अनारक्षित पद जो है वो 50% से कम ना हो। इन तीनों ट्रिपल टेस्ट को अक्सर राज्य सरकारें पूरा नहीं कर पाती हैं, इसीलिए बार बार मामले अलग अलग हाई कोर्ट्स में आते हैं। और उत्तर प्रदेश में अब जबकि ये फैसला आ चुका है, तो इस फैसले के बाद जो 3 महीने का टाइम है, क्या इसी 3 महीने के समय के अंदर ही चुनाव कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, या फिर चुनाव जो है उसको 3 महीने के बाद भी कराया जा सकता है? बिल्कुल, 3 महीने तक का समय मिल गया है, तो 3 महीने के भीतर कराने की बाध्यता नहीं है। 3 महीने के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज करनी होगी राज्य सरकार को पिछड़ेपन के आंकड़ों को लेकर के, और उसके बाद अधिसूचना जारी की जाएगी, दोबारा चुनाव को लेकर के जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। इसीलिए 3 हफ्ते तक ये प्रक्रिया के लिए समय दिया गया है, ऐसी बाध्यता नहीं है कि इन्हीं 3 महीनों के भीतर चुनाव कराए जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जुड़ने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे को समझाने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब हम बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, और वो बड़ी खबर जो आप सभी ज़्यादातर लोग महसूस कर रहे हैं इन दिनों, यानी कि शीतलहर और कोहरे का कहर है, उससे जुड़ी खबर। दिल्ली और एनसीआर सहित उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ गया है। उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड के और भी बढ़ने के अभी आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक उत्तर भारत में बहुत ही घना कोहरा रहने के आसार हैं। इसके साथ ही दिन भर ठंड की स्थिति भी जारी रहने की संभावना है। तो मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है अपने पूर्वानुमान में, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए कि शीतलहर का जो कहर है वो किस तरह से जारी है। धीरज कुमार जुड़ चुके हैं। धीरज, क्या कुछ मौसम विभाग कह रहा है 4-5 दिनों तक? ये तो थोड़ा सा मतलब लोग चिंतित हो रहे हैं कि 4-5 दिनों तक ऐसा रहेगा, ये स्थिति बनी रहेगी। जी बिल्कुल, आपने ऐसा सही कहा है कि अभी जो मौसम की स्थिति है, खासकर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में दोहरी स्थिति है। सुबह में ठंड के साथ दिन की शुरुआत होती है, और सुबह में ठंड के साथ जो कोहरा होता है, कोहरा भी घना कोहरा होता है, तो दोनों की स्थिति अभी एक साथ बनी हुई है। इसलिए जो लोग सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं उनके लिए दोहरी चुनौती होती है। हालांकि बच्चों का स्कूल बंद है, इस वजह से थोड़ी सी राहत जरूर है कि कम से कम उन्हें सुबह में जगना नहीं पड़ता है। लेकिन बाकी लोगों की अगर हम बात करें तो बाकी लोगों के लिए ये जो स्थिति है वो स्थिति बहुत संकट वाली है, क्योंकि और ना ही केवल दिल्ली की स्थिति है बल्कि ये पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें और अगर हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में एक तरफ बर्फबारी है और उस बर्फबारी का असर जो है वो पूरे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर है। और अगर हम कोहरे की बात करें तो कोहरे की वजह से जो दृश्यता है, जिसको विजुअलिटी हम बोलते हैं, उसमें भी काफी कमी देखी गई है, और जिसकी वजह से जो सड़कों पर जो है उस पे भी चलना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, क्योंकि आपको दूर तक दिखाई नहीं देता है। ठंड पूरे दिन धूप नहीं खिलती है। सुबह का जो तापमान होता है वो लगभग 7 डिग्री के आसपास के होता है। कह सकते हैं कि कड़ाके की ठंड होती है। और जो मौसम विभाग का जो अनुमान है, जैसा कि मौसम विभाग बता रहे हैं कि अगले 3-4 दिनों तक ऐसे ही स्थिति दिल्ली और उत्तर भारत में बनी रहे। जी, सड़क पर असर, सड़क यातायात पर असर की आपने बात की। 2 चीजों का और जिक्र कर लेता हूं, रेल यातायात और हवाई यातायात पर इससे खासतौर पर घने कोहरे से किस तरह असर दिखाई पड़ रहा है? धीरज, बिल्कुल सर, आपने सही कहा। आप देख सकते सुबह से जो
एक हमारी दिनचर्या का भी हिस्सा बन गया है कि हम सुबह खबर उठते हैं और खबर में देखते हैं कि इतनी ट्रेनें रद्द हो गई है और इतनी ट्रेनें कैंसिल हो गई है। ये सब मौसम का असर है। तो मौसम की वजह से न केवल जो सड़क मार्ग पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो रात में ऐसा कहा भी गया है कि और कई राज्यों ने ऐसी एडवाइजरी भी जारी की है कि रात में आपको नहीं चलना है, और अगर चलना है, अगर इमरजेंसी की स्थिति में चलना है तो उसके लिए आपको अपने गाड़ी की स्पीड इतने ही रखनी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश में तो 11 बजे के बाद से जो परिचालन है सड़क मार्ग से उसको एक तरीके से बंद रखा गया है, ताकि किसी तरह की कोहरे के कारण किसी तरीके की जो घटना या दुर्घटना हम कहें वो ना हो। रेल की भी से कई ट्रेनें रोजाना रद्द हो पा रही है, क्योंकि कोहरे के कारण से, दिखाई नहीं पड़ने के कारण से। और वही स्थिति जो वायु मार्ग की है, वायु मार्ग में भी ऐसा देखा गया है कि कई फ्लाइटें रद्द की जा रही है, ताकि मौसम की खराबी की वजह से, दृश्यता की वजह से। जी। और खास तौर पर अगर बात करें, अभी जिस तरह से आपने अपने आप को ढका हुआ है गर्म ऊनी कपड़ों से, तो हमारे दर्शक ये तो समझ गए होंगे कि उनको भी अपने आप को इसी तरह ढक करके रहना है। और किस तरह की सावधानी बरत सकते हैं ऐसे शीतलहर और कोहरे के समय में, धीरज? जी बिल्कुल। जो सुबह का जो मौसम होता है, सुबह के मौसम में खास करके वैसे लोगों के लिए जिनको कि शहर ऑफिस आना पड़ता है शहरों में, तो उनके लिए तो है कि आप पूरी तरीके से अपने आप को ढक के रखें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और खास करके जो सर्दी का, जो सुबह में जो सर्दी के साथ जो ठंड शुरू होती है उसमें आपका अपने गले का ख्याल रखें, गर्म पानी पिए। इन चीजों का एहतियात बहुत जरूरी होता है। गाँव में भी वही स्थिति है। अगर हम उत्तर भारत के गाँव के भी, क्योंकि गाँव के जो किसान हैं, छोटे छोटे मजदूर हैं, उनको सुबह में जगना पड़ता है। जो पशुपालक हैं उनको भी पशु के लिए चारा लाना पड़ता है, या बाकी जो दिनचर्या के जो काम होते हैं रोजाना के, उनको करना पड़ता है। तो ये जरूरी। तो हमारे संवाददाता धीरज कुमार से हम बात कर रहे थे और वो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से कि ठंड के मौसम में किस तरह आप अपना भी बचाव कीजिए, अपना ख्याल रखिए, गर्म कपड़े पहनिए, गर्म खाना पीना का इस्तेमाल कीजिए। और धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आप अपनी बात कह रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए हमारे दर्शकों को? लगता है धीरज से हमारा संपर्क फिलहाल कट गया है। तो हमारे संवाददाता धीरज बता रहे थे कि किस तरह आप अपना ख्याल रखें, ख़ास तौर पर ठंड के मौसम में, जिस तरह से कि शीतलहर है, कोहरे का कहर है, उसकी वजह से किन किन तरह की सावधानियां बरतनी है। तो आप लोग भी ज़रूर इन सारी सावधानियों को बरतिए और अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ खबर पर नज़र में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।